सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारी बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। पुलिस का मौक़िफ़ भी इस पर आया है। CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस का कहना है चौंतरा में इज्तिमाई कत्ल के 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 120 मुश्तबा अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी हैं। एहसन यूनुस ने वाक़े के फौरी बाद पुलिस के मौके पर न पहुंचने की तरदीद कर दी। सर ये बताइएगा कि ये हुआ आपके इल्म में अब तक जो मालूमात हैं क्या है, कैसे हुआ, आप मौके पे भी पहुंच गए, पुलिस फोर्स पहुंच गई, इस वक्त तक पुलिस की क्या कार्रवाई है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक इंतहाई दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या जो कल पुलिस स्टेशन चौंतरा के गांव म्याल में पेश आया है। जो सारी तफसीलात हैं वो आपके सामने हैं। कुल 9 लोग इसमें जाम बहक हुए हैं। जो ही इस वाक़े की इतला मिली, आपको पता है कि फार फ्लंग एरिया है, लेकिन जो ही इतला मिली है हम जितना फास्टेस्ट इस पर रिस्पॉन्स कर सकते थे, मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान वहाँ पहुँचे। ज़ख्मियों को हमने एवैक्यूएट भी किया। अभी तक जो मुल्हका सर्च ऑपरेशंस हो चुके हैं उसमें हमारे पास 2 इस फैमिली के एक्सटेंडेड लोग और 2 फैसिलिटेटर हमारे पास आए हैं, जिनको हमने इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन लिया है। 4 बंदे 4 लोग हैं जी, जो हमारे ख्याल में इससे हमें तफ्तीश में मजीद मदद मिल सकती है। रावलपिंडी में 5 ख़वातीन और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। एनी शाहिदीन का कहना है कि मुलजिमान 1 घंटा 3 घरों में फायरिंग करते रहे। पुलिस ताखीर से पहुंची। मुलजिमान घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ थाना चौंतरा की हदूद में फायरिंग के बायस 9 अफराद जिसमें 5 ख़वातीन और 4 बच्चे जांबाग हुए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्हीं के घर के बाहर और मेरे कैमरामैन इस्माइल मिर्ज़ा आपको दिखा सकते हैं कि ये वो जाए वकूआ है जहाँ पर गुज़श्ता रात खून की होली खेली गई और ये जगह है जहाँ पर 9 अफराद को कत्ल किया गया। हमारे साथ जहाँ पर इस वाक़े के ऐनी शाहिद मौजूद है मरियम बेबी, इनकी 2 बहनें, 1 भाई और वालदा जो है कल के अफसोसनाक वाक़े में जान की बाजी हार गई थी। बेटा, जब कल फायरिंग हो रही थी आपने क्या देखा, कल क्या वाकया हुआ? कल जब उसका जो बड़ा बेटा था उसने ये घर के ताले तोड़ के और हमें अंदर आके तो इन सब को फायरिंग मारी, मेरे भाई और बहनों को भी और मेरी अम्मी को भी इनको फायरिंग मारी। तो फिर जब वो चले गए तो फिर मैं निकल के उन डॉक्टर के घर चली गई थी। फिर पुलिस वाले आए तो फिर उन्होंने हमें सब बच्चे जो ज़ख्मी थे वो पुलिस वाली गाड़ी में डाल के ले गए थे। बेटा, आप कहाँ पे छुपे हुए थे? आपने सारा वाकया खुद देखा है? जी मैंने खुद देखा है और मैं चौपाई के नीचे छुप गई थी जब वो आए थे। जी, ये वो मरियम है जो कल गुज़श्ता रात जो फायरिंग हुई है उसमें ये ऐनी शाहिद हैं हमारे साथ, जहाँ पर उनकी भाभी मौजूद हैं। इनकी भाभी कल के वाक़े में जाम बहक हुई हैं। आप मुझे ये बताइएगा कल जब वाक़या हुआ कितनी देर फायरिंग होती रही और पुलिस कितनी देर बाद आई और कौन लोग हैं जिन्होंने आपको कत्ल किया? 1 घंटा फायरिंग हुई थी, 15-20 मिनट के बाद पुलिस आ गई थी। तो कल क्या वाक़या क्या हुआ था? किस तरह दरवाज़ों को तोड़ा और कौन कौन लोग हैं? क्यों आपको कत्ल किया गया? दुश्मनी थी आपकी इनके साथ? पहले मेरे भाई के साथ इनकी दुश्मनी थी, मेरे भाई को गोलियां लगी थी, इन्होंने मारी थी बिसा के, फिर चले गए हैं। अब ये जब घर आए हैं इसकी बीवी फौत हो गई है, इसने कहा मैं ये गाँव छोड़ के इधर से चला जाऊँगा। इसने क्या किया, इधर मेरे भाई नहीं थे, कोई भी घर में कोई आदमी नहीं था। पहले वो नीचे कज़न फौत की है, फिर उस घर में गए हैं, फिर उस घर में, फिर मेरे घर में, फिर इस घर में 2-3 औरतें उसने कत्ल की हैं। 3 औरतें, 5 आदमी थे। उसके बाद उधर गए हैं, वो सारे की सारी जो औरतें थी, मेरी भाभी, छोटी भतीजी, बड़ी भतीजी और मेरा भतीजा, ये सारे उधर इकट्ठे थे। एक अंदर छुपे हुए थे, इन्होंने जाके ताले तोड़ के ना बस सारों को गोलियां मारी हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने कल फायरिंग का वाक़या देखा था और इसमें एक खुशकिस्मत बच्ची मरियम बीबी हैं जो चारपाई के नीचे छुपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। और ऐनी शाहिदीन का इस हवाले से कहना है कि कल रात 1 घंटा मुसलसल फायरिंग होती रही और 3 मुख्तलिफ घरों को मुलजमान की जानिब से टारगेट किया गया और 3 घरों में उस वक़्त मर्द मौजूद नहीं थे। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर के जो हैं वो दरवाजे तोड़ के घर के अंदर दाखिल हुए और मुसलसल 1 घंटा फायरिंग के नतीजे
मुआवजे में 9 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, 5 खवातीन और 4 कमसन बच्चे इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। जो मैयतों का इस वक्त पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। DHQ अस्पताल रावलपिंडी में उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद लाशें जो हैं वो वर्सा के हवाले कर दी गई हैं और लाशों को अब से कुछ देर बाद जहां उनके आबाई घर में लाया जाएगा। और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है, एलीट स्क्वाड के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का इस हवाले से दावा है कि 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उनसे तफ्तीश का अमल। बहुत शुक्रिया उस्मान हमें अपडेट करने के लिए। करें नदी नालों में बारिशों के बाद तुग़यानी की। कैरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद दादू के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। 8 नदी नालों में सैलाब आ गया, जिससे काछू के 150 से जायद देहात का जिला दादू से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गोरख हिल स्टेशन का रास्ता भी बंद हो गया। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। कैथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद दादू के नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जबकि 8 नदी नालों में सैलाब आ गया, जिससे काछू के 150 से जायद देहात का जिला दादू से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अब कुछ बात कर ली जाए कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा न हो सका। महमूदाबाद में रात गए बिजली गायब रही। तफसीलात बता रहे हैं दानियाल सैयद, जो कि इस वक्त महमूदाबाद आजम बस्ती में मौजूद हैं। बताइएगा दानियाल, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद आजम बस्ती में, जहाँ पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 13 घंटे तक जा पहुँचा है। और सिर्फ ये महमूदाबाद आजम बस्ती की बात नहीं, बल्कि शहर के दीगर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे भी सूरत हाल का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि जहाँ पहले बिल 3000 का आता था, अब ओवर बिलिंग करके 8-9 हज़ार तक बिल आ रहा है। गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन बिजली अब इतनी नायाब हो गई है कि वो सिर्फ चंद घंटे ही मुयसर आ पाती है। शदीद गर्मी और हब्स के आलम में बच्चों का, बुज़ुर्गों का जीना मुहाल हो गया है। कई मरतबा अहले इलाके के मुताबिक शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक का अमला नहीं आता। दाद रसी के लिए जो शिकायत की जाती है, मरम्मत के लिए वो मरम्मत भी नहीं की जाती। गाड़ियाँ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में खड़ी रहती हैं और मरम्मत के लिए कोई नहीं आता। ओवर बिलिंग की जा रही है, गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन बनकर रह गई है। जी दानियाल, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। कराची के शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं और बिल में हजारों रुपए का इजाफा करके भेज दिया जाता है। शहरियों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। बिल्कुल गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और गवर्नमेंट ने तो बहुत दावे किए हैं कि ये हो जाएगा, हम इन पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। लोड शेडिंग तो इतनी हो रही है कि बिजली नाम की चीज़ ही कराची में नहीं। आप लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, 24 आवर लोड शेडिंग है। मतलब बिल्कुल अनलिमिट, कोई वो नहीं है, कोई मतलब पुरसाने हाल कोई पूछने वाला ही नहीं कि इलेक्ट्रिक को। बिजली की अव्वल तो है ही नहीं, और जब होती है उसके अलावा आवर बिलिंग इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। जिस घर में 7000 6000 बिल आ रहा है, उस घर का 22000 24000 बिल आ रहा है। कराची के मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री आज शाम को होगी। सुबह से शहर कायद में बादलों के डेरे हैं, जबकि आज सुबह के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जफर सुमरो से। जी जफर, मौसम का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है कराची में मानसून का तीसरा स्पेल है वो इसका सिस्टम जो है आज शाम में कराची के में दाखिल हो जाएगा। आज शाम से जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे बूंदाबांदी तो कहीं पे हल्की बारिश भी बताई गई है। और इसके अलावा आज सुबह भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश हुई है, जिसमें महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस व्यू, शाहरा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद जब मौसम जो है खुशगवार बन गया है। सुबह से ही शहर कायद में बादलों ने डेरे जमाए हुए हैं और महकमे मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक जो है ये बादल जो है वो कराची में रहेंगे और जो मतला है कराची का वो अब्र आलूद रहने का भी इम्कान है। और अगर बात करें मानसून के स्पेल की, तो जो तीसरा स्पेल है वो आज शाम से जो इसका सिस्टम दाखिल होगा और वो पीर तक जो है शहर कायद में बरसने का भी इम्कान है। उसके अलावा अगर बात करें शहर कायद में हवाओं की, तो इस वक्त भी जो है 12 से 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर कायद में हवाएं चल रही हैं और 70% जो है हवा में नमी रिकॉर्ड की गई है। सुबह के औकात में जो शहर कायद में कम से कम जो दर्जे रात रिकॉर्ड किया गया था वो 30 सेंटीग्रेड था, जबकि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
मुर्गा 8 माह से घोटकी पुलिस की हिरासत में है। 8 माह कबल पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई के दौरान जवारियों के खिलाफ छापा मारा। पुलिस ने मुलजिमों के साथ मुर्गे को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिम जमानत मिलने पर रिहा हो गए, लेकिन मुर्गे को 8 माह से जमानत न मिली। मुर्गा जो कि 8 माह से घोटकी पुलिस की हिरासत में है, 8 माह कबल पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई के दौरान जवारियों के खिलाफ छापा मारा। पुलिस ने मुलजिमों के साथ मुर्गे को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिम जमानत मिलने पर रिहा हो गए, लेकिन मुर्गे को 8 माह से जमानत ही ना मिली। तो आपको बता रहे हैं, मुर्गा 8 माह से घोटकी पुलिस की हिरासत में है। 8 माह कबल पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई के दौरान जवारियों के खिलाफ छापा मारा। पुलिस ने मुलजिमों के साथ मुर्गे को भी हिरासत में ले लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जफरुल्लाह भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताइएगा मुर्गे को जमानत कब मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए ये 8 माह पहले जो मुर्गों का लड़ाई हुई थी, पुलिस ने छापा मारकर मुर्गों के मालकान और मुर्गों को जो हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद मुर्गों को तो अभी तक रिहाई नहीं मिली, जबकि मुर्गों के मालकान को रिहा कर दिया गया है। अभी जो मुर्गे हैं पुलिस एहलकारों के लिए दर्द सर बन गए हैं और पुलिस ने अभी तक जो है मुर्गों को रिहा नहीं किया है। अभी तक जो है मुर्गे हवालात में बंद है। जी जफरुल्लाह भुट्टो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालतों से मुताल्लिक केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। चेयरमैन नैब का कहना है कि करप्शन मुकदमात पर 3 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। चेयरमैन नैब की जानिब से कहा गया कि करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं है। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। मौजूदा एहतसाब अदालती मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। हुकूमत को कई मरतबा कह चुके, नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। इसी हवाले से बात करते हैं। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ मौजूद हैं। अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली जफर साहब, बताइएगा, अदालत की जानिब से नैब पर तनकीद की गई थी कि जो भी फैसले होते हैं वो काफ़ी लंबी उनकी मुद्दत कर दी जाती है। अब जवाब जमा करवाया गया है जिसमें कहा गया है कि 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या वाकई कोई भी मुकदमा होता है तो उसका फैसला 30 दिन में करना मुमकिन नहीं होता? जी देखिए, मैं प्रैक्टिकल जवाब इसका देता हूँ, रियलिटी पे जो हक़ाइक़ पे बेस्ड हो। नैब के जो केसेस हैं वो उनकी नौयत है वाइट कॉलर क्राइम की। उन्होंने नैब ने इन्वेस्टिगेट करना होता है वाइट कॉलर क्राइम को। जो जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसने, क्योंकि ये सारा मामला पैसों का है, करप्शन का है, तो उसने पूरी तरह छुपाई होती है अपनी करप्शन। और वो इस तरह का एक केस नहीं होता कि आप किसी के घर चोरी हुई और चोर पकड़े गए और आपने वो मुकदमा करना है। नैब को पूरी तहकीकात करनी पड़ती हैं, उसकी फोरेंसिक ऑडिट्स करने होते हैं कि किस तरह करप्शन को पकड़ा जाए। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने, जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम है, उन्होंने अदालत में ला के वो वाली शहादत देनी होती है जिसे अदालत में जुर्म साबित हो और अदालत सजा दे सके। उसके साथ साथ आपका आइन ये भी कहता है कि जिसके खिलाफ मुकदमा है उसके पास पूरा हक है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके, अपनी डिफेंस पेश कर सके अदालत में, फेयर ट्रायल हो उसकी। तो ये सारी चीज को देखते हुए प्रैक्टिकली हकीकत ये है कि आपका 30 दिन में मुकदमा इस किस्म का, जितना का वाइट कॉलर क्राइम नैब के केसेस होते हैं, वो खत्म हो ही नहीं सकते। उसमें 50-50, 60-60 विटनेसेस हैं, टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं, उसमें बहुत सारे मुजरिम हैं जिनका हर एक का वकील है। ये कहना कि इसको केस को 30 दिन के अंदर अंदर या 60 दिन के अंदर अंदर कंक्लूड करें, फैसला करें, ये पॉसिबल मेरी नज़र में नहीं है। इसलिए वो जज साहब, जो नैब के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि आप अदालतें बेशक 100 बना दें, अदालत एक ही केस भी सुनती रहेगी। ये नहीं हो सकता कि वो एक जो अक्यूज्ड का हक है डिफेंस का और जो प्रोसिक्यूशन का हक है कि वो पूरी तरह अपना केस पेश करे, उसको वो शॉर्ट कर दे और कम कर दे। ये टाइम लगना है और इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम 3 साल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि 30 दिन हो, ये भी जायज़ नहीं। तो मेरे ख्याल से इसमें हमें कोई मीडियम रूल देखना पड़ेगा जिसमें प्रोसिक्यूशन भी और डिफेंस दोनों को हक हो कि अपना मुकदमा पूरी तरह पेश करें, लेकिन उसके साथ साथ एक मुद्दत भी हो
जिसमें ये केस खत्म हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि केस 10-10 साल 5-5 साल नहीं चलते खत्म होते। तो ये हमें सोल्यूशन इसका ढूंढना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त बात है नैब चेयरमैन साहब की कि ये टाइम पीरियड जो है वो 20 या 30 दिन में ये केस नहीं खत्म हो सकता। अच्छा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये भी बताइएगा कि चेयरमैन नैब की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत को कई मरतबा कह चुके हैं कि नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। तो अगर हुकूमत इस पर अमल करती है, नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाती है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा मुकदमात का फैसला आने पर? ये यकीनी तौर पर मुकदमात बहुत सारे हैं, नैब के जज साहिबान की तादाद कम है और इसलिए अगर उसमें इजाफा होगा तादाद में तो उससे कुछ डिले जो है उसमें यकीनी तौर पे कमी आएगी। अदालत बढ़ाने से ये नहीं हो सकता कि आप की प्रोसिक्यूशन बेहतर हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो जाएगी और आपकी सजाएं ज़्यादा हो जाएंगी, ये नहीं होगा। अदालत की तादाद बढ़ाने से ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि जो मुकदमात का डिले है, जो टाइम पीरियड है, वो शायद कुछ कम हो जाए। अली ज़फ़र साहब, ये भी बता दें कि चेयरमैन नैब ने सारा मलबा हुकूमत पे डाला है। अब एक इकदाम तो आपने ये कहा कि जो अदालतों की तादाद है उनकी ज़्यादा कर दी जाए, बढ़ाई जाए। इसके अलावा हुकूमत को मज़ीद क्या इकदाम करने चाहिए? देखें जी, ये एक्चुअली खाली हुकूमत का मसला नहीं है, ये इसमें तकरीबन 4 मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होती हैं इस केस में। एक तो सबसे पहले तो नैब है। नैब ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। जब उनके किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम आता है तो उनकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, होती है, और वो उसमें नैब हमने देखा है, बार बार देखा है कि उस इन्वेस्टिगेशन में बहुत खामियां हैं और उस खामियों की वजह से केसेस डिले भी हो रहे हैं और केसेस में जो सजा है वो भी नहीं होती। तो एक तो वहाँ वो इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन नैब की खत्म हो जाती है तो फिर दूसरा रोल भी नैब का ही है और वो है उस नैब का प्रोसिक्यूशन टीम का। तो उन्होंने वो शहादत इकट्ठी करनी होती है जो इन्वेस्टिगेशन में उनके पास मौजूद हो और उसको कानून के दायरे में रहते हुए। ठीक है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय का इजहार इस हवाले से कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस, बलोचिस्तान बार काउंसिल, क्वेटा बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत 19 जून के फैसले पर नजरसानी करे। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रोजीना हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और ईद में तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं, लेकिन सब्जियों की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। रोज़ बरोज़ सब्जियों की कीमत में 10 से 20 रुपये इजाफा हो रहा है। तमाम तरह जो सब्जियां हैं वो 50 रुपये से ज़ायद की कीमत में है। 50 रुपये से नीचे तो कोई सब्ज़ी यहाँ पर मुयस्सर ही नहीं है। लाल लाल टमाटर की बात करें, क्योंकि अभी बकरा ईद होगी और गोश्त में जब तक टमाटर ना डलें, गोश्त का कोई भी सालन बनाया जाए तो उसमें फिर जायका महसूस नहीं होता। लेकिन हर जगह जो है मुख्तलिफ दाम में दुकानदार से बात करते हैं। देखें, इसमें पीछे कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे तो हमारा जो है ना इतना मार्जिन नहीं होता है। हमें जो मतलब वहाँ से चीज़ें मिलती हैं उनके मुताबिक ही बेचना होता है। 5-10 रुपये मार्जिन रख के बेचना होता है। ये इसका कंट्रोल जो है ना पीछे से नहीं होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह आज भी दुकानदार का तो यही कहना है कि सब्जियों की जो कीमतें हैं वो पीछे से कंट्रोल में नहीं आती हैं, तो उस पर फिर हम क्या कर सकते हैं जब सब्जियाँ पीछे मंडी से। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। उस्मान खान से तफसीलात जानते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक में मेंगल ग्रुप भी शामिल होने जा रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक बार फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी जो चंद रोज कबल हुकूमत से अलहदगी का इख्तियार किया था, BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक रब्ता किया और हमारे जराये के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट लॉजेस में सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नीर बुखारी और फरहतुल्लाह बाबर भी शामिल होंगे और आज की इस मुलाकात। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की तकर्री का ये मामला है और वफाकी हुकूमत ने 6 माह कबल ग्रेड 19 के अफसर
इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की खिदमत हुकूमत सिंध के हवाले की थी। जी उस्मान, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज पे जो बातें चल रही थी इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की तकर्री के हवाले से, तो हमारे ज़राए के मुताबिक 6 माह कबल ही सूबाई हुकूमत ने ग्रेड 19 के अफसर इंजीनियर ज़ियाउर रहमान को सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर दिया था। और हमारे ज़राए के मुताबिक 25 जनवरी से जो है वो इंजीनियर ज़ियाउर रहमान सिंध में भी ओएसडी थे और वो 6 माह से ओएसडी थे। और उनको गुज़श्ता रोज 23 जुलाई को सिंध हुकूमत ने उन्हें डीसी सेंट्रल कराची तैनात किया, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।